Hi everyone, Shashank this side and I welcome you all to our all-rounder classes. आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने इसके पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में इंडिया का जो शेयर था वो 25 to 35% था वर्ल्ड इकोनॉमी में। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिया का उस टाइम फेज क्या था, और जब इंडिया का फेज हम लोग देखेंगे उस टाइम, उसके बाद आते हैं बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट, और वैसे ही करके कैसे इंडिया में नेशनलिज्म आई, कैसे अपना फुट को इन्होंने प्लेस कर दिया। हम सब कुछ बारी बारी से सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया का पहले ब्रिटिश रूल आने से पहले बहुत अच्छा कंडीशन था, और उस कंडीशन में इंडिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में 25% to 35% शेयर होता था। और उस टाइम गुप्ता, मौर्य, ये लोग, इनका जो अंपायर था वो रूल किया करते थे इंडिया पे। और 1600 के आसपास ब्रिटिश जो आए, उन्होंने एक ट्रेड के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आए। क्यों आए? तो ट्रेड करने के लिए आए, लेकिन उनका एक मानना था, ब्रिटिश का अपना मन था। ब्रिटिश आए थे रियलिटी में ट्रेड के लिए, लेकिन उनका कहना यह था कि हम आए हैं तो मुझे कोई भी रोके नहीं, हम जो मेरे मन में जो आएगा हम वो करेंगे, बीच में जो आएगा वहां पे विद्रोह होगा। और यही हुआ बंगाल में। सबसे पहले उसने जो कवर किया अपनी सीट को, वो ब्रिटिशर्स उन्होंने किया बंगाल में। और कैसे किया कि सबसे पहले सपोज ब्रिटिश तो ब्रिटिश आए और इतना दूर में उनका कारखाना था सपोज ट्रेड का, लेकिन सिराजुद्दौला के टाइम उन्होंने अपने उसके पूरे प्लेस पे बाउंड्री करवा दिया। और उस टाइम जब वहां के जो नवाब थे, बंगाल के बड़े नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला ने इन पर चढ़ाई करी और होते होते बाद बैटल ऑफ प्लासी पे आ गए। और वहां पे 1815 में वहां के जो नवाब थे वो हारे, उनसे मतलब युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था ब्रिटिश से, और ब्रिटिश वहां पे जीती। और बंगाल का नवाब ब्रिटिश मतलब बंगाल को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश। कब किया? तो 1815 में किया। अब यहीं से ब्रिटिश का राज स्टार्ट होता है इंडिया में। कैसे कैसे इसने अपना पूरा ट्रैक कैसे किया इंडिया को, हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए और अपना रूलिंग स्टार्ट कर दिया 1850 से बंगाल में, उसके बाद आता है, सबसे पहले आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसने क्या किया और ये क्यों हुआ था? हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि कैसे बाल्कन जो एक था उस पे चार जो मतलब जो भी पावरफुल जो नेशंस थे, उन्होंने एक दूसरे से मतलब वॉर स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बाल्कन पे सब चाहते थे कि क्योंकि सब लोग चाहते थे कि मेरा यूनियन मतलब मेरा जो टेरिटरी है वो इंक्रीज करे, ताकि पावर ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज हो सके। और जब पावर ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए इन्होंने अपना टेरिटरी बढ़ाना स्टार्ट किया, तो उस टाइम बाल्कन पे बहुत सारे नेशंस जो पावरफुल थे उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और होते होते ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया में हो रहा है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश का रूल था इंडिया में। सो उस टाइम बात यह हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत सारे फैक्टर्स आए, और फैक्टर्स क्या आए? तो इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस लाए। और क्या लाए? तो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गया था। और इंडिया में बात यह था कि उस टाइम ये लोग इंडिया जो था ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और उस टाइम ब्रिटिश का जो आर्मी था उसका जो डिफेंस था उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्योंकि वॉर हो रहा था। उस टाइम कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दिए गए, और उसी के साथ साथ क्योंकि पैसों की भी कमी हो रही थी, वॉर में पैसा जा रहा था, तो इनकम टैक्स भी आया। और 1913 से 1918 तक एक्सट्रीम हार्डशिप आ गई।
किसके लिए? तो वहां के जो लोग लोग थे इंडियंस उनके लिए। और उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। ये आपके एग्जाम्स में अप्रोक्स क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। सो फोर्स रिक्रूटमेंट में अब ये फोर्स रिक्रूटमेंट होता क्या है? तो उस टाइम सोल्जर्स की कमी होने लगी और इसके लिए इंडियंस को जो विलेजर्स थे उनसे सोल्जर्स की डिमांड होने लगी और जिनका नहीं मन था जाने का उनको भी फोर्सफुली जाना ही था। तो ये सब एक एंकर का कॉज बनने लगा विद इन द ग्रुप्स, विद इन द कम्युनिटी। और उसके बाद 1918 से 1919 और 1920 से 1921 इन दोनों ईयर्स के बीच में क्रॉप्स फेल कर गया। तो क्रॉप्स फेल कर गए तो फूड का शॉर्टेज हो गया। जब फूड का शॉर्टेज हुआ तो उस टाइम एक फ्लू भी आई और उस फ्लू के महामारी के चलते 1920 से 21 में ऐसा किया कि 130 से 135 लाख आदमी मारे गए। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे बात यह था कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी, मतलब एक स्वाइन फ्लू भी आ गया था। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये सब लोगों को ऐसा लगा कि वॉर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे बात आती है, एक नया लीडर आया। और कौन आया? तो वो थे हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ये लाए आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये 1915 में इंडिया आए साउथ अफ्रीका से और वहां पे उन्होंने रेसिस्ट का जो था उससे जीत के आए थे। उस पे वहां के सरकार को हरा के थे। वहां पे गोरे और कालों की बहुत मतभेद होती थी और उसको ये उन्होंने हरा के और खुद को पावरफुल वहां से घोषित करके यहाँ पे आया। उसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, isn't it? और सत्याग्रह का मतलब था पावर एंड सर्च ऑफ ट्रूथ। इनके हिसाब से इट सेड नो टू वायलेंस। महात्मा गांधी के हिसाब से सत्याग्रह का मेन मकसद यही था कि वायलेंस नहीं हो। तो वायलेंस नहीं होगी तो अब ये कैसे होगा? तो बात ये था कि उस टाइम महात्मा गांधी के अनुसार अगर कोई कॉज है, अगर वह सही है और जो गवर्नमेंट है या फिर कुछ भी है वो अगर आपके लिए गलत कर रही है तो उसके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करना चाहिए और अपना जिद पूरा करने के लिए, मीन्स अपना हक वापस लेने के लिए, अपना जो हक है उसको डिमांड जो है हमारे हित में लाने के लिए अगर वायलेंस हो तो उसको नहीं करना है। करना क्या है? तो नॉन वायलेंस करना है। ये इसके साफ विरोधी थे वायलेंस के महात्मा गांधी। और फिजिकली वॉर नहीं करना है, अपना हक के लिए कभी भी फिजिकली वॉर नहीं करना था। एंड उसके बाद ये महात्मा गांधी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले कहाँ के? इन 1917 महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो ऑपरेटिव प्लांटेशन सिस्टम से दबे हुए थे, उनको उनका हक दिलाने के लिए महात्मा गांधी 1917 में कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं। अब उसके बाद 1917 में उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है वहां पर जाके ऑर्गेनाइज किए वहां के पीजेंट्स के लिए। और उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद गए, वहां पे कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनके लिए भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 1917 में बात ये थी कि वहां पर भी फ्लू आ गई थी और वहां का क्रॉस फील्ड हो गया था। तो उस टाइम बात ये थी कि लोग जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके हिसाब से उनको जो उनका जो रेवेन्यू था वो नहीं उनको लेना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो इसके लिए भी वहां पे गए। सब जगह इनको जब उपाधि मिली, इनको जब कह सकते हैं यहाँ पे इनको डेवलपमेंट मिली, तो उस टाइम एक 1919 में ही आया था रॉलेट एक्ट। वह हम लोग देखेंगे इसके बाद कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। और सत्याग्रह उसी बीच चल रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उनके लिए इसलिए ये सत्याग्रह बंद हुआ या फिर क्या हुआ हम लोग देखते हैं। तब तक इस नोट्स को आप लोग प्लीज नोट इट डाउन। अब उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। यह क्या था? तो 1919 में एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया पे उस टाइम रूल किया करता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया, मींस पास किया। और वो इंडियंस उसको मतलब उसके अपोजिशन में भी थे, लेकिन फिर भी उसको जल्दबाजी में लाया गया रूल में। और इसका काम क्या था? तो इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसने इस लॉ के द्वारा
ये ब्रिटिश ये चाहती थी कि जो इंडिया पॉलिटिक्स है उसको कम किया जाए, और उसके बाद एक और बात है कि 2 साल जो भी मतलब बात नहीं मानते हैं, मतलब रूल के जो अगेंस्ट जाते हैं उनको, उन पर बिना कोई केस फाइल किए हुए, मतलब बिना कोई केस के 2 साल तक आप उसको हिरासत में मतलब जेल में बंद कर सकते हैं। और इसके बाद यही सब उसका मेन कैरेक्टर था रोलेट एक्ट का। और 1919 में गांधी जी डिसाइड किए नेशन वाइड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने का, ताकि इस रोलेट एक्ट को मतलब हटाया जाए। तो 6 अप्रैल को एक स्ट्राइक फॉर्म होनी थी, क्योंकि गांधी जी को पहले सक्सेस मिल चुकी थी, अपने अहमदाबाद में, खेदा डिस्ट्रिक्ट में गए, चंपारण में गए, सब जगह उनको जब मिल चुकी थी वो सक्सेस, उसके बाद उसे खुश होकर सत्याग्रह को और आगे बढ़ावा देने के लिए रोलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल को उन्होंने सोचा कि एक स्ट्राइक करते हैं। और इसके लिए सारे दुकान, सारे रेलवे, कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग्स वर्क सब कुछ बंद हो गया। और 6 तारीख को एक स्ट्राइक होना था, और वो स्ट्राइक होना था। और तभी 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में फायर करवा देती है पीसफुल प्रोसेस से, मतलब जुलूस हो रही थी। बात ये होती है कि जब 6 अप्रैल को जुलूस, मतलब 6 अप्रैल को जब स्ट्राइक होना होता है तो वो पुलिस को नहीं देती है, क्योंकि 6 अप्रैल को ही दिल्ली में महात्मा गांधी को एंट्री पर बैन कर दिया जाता है, और वहां पे बहुत सारे लोगों को पकड़ के जो उसके फॉलोअर्स थे उनको कैदी बना लिया जाता है। और उसी के बाद 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेस, एक जुलूस चल रही थी शांतिपूर्वक, उसमें पुलिस जाके फायरिंग कर देती है, उसमें लोग मरते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है, वो लोग बिल्डिंग्स पर अटैक कर देते हैं, बहुत सारा मतलब खजाना लाइक सरकारी जो भी होते हैं गवर्नमेंटल, उसमें सब जाके अटैक करने लगते हैं और लूट होती है। इस पे उसी टाइम मार्शियल लॉ इम्पोज हो जाता है। और जब मार्शियल लॉ इम्पोज होता है तो ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि मार्शियल लॉ इम्पोज हो गया है। तभी आता है जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जामिनेशन व्यू से, एंड दिस इज द, इसका जो कंसेप्ट है, दिस विल रिमाइंड यू अबाउट योर पास्ट। जालियांवाला बाग ट्रेजेडी ये कब होता है? तो ये 13 अप्रैल, क्योंकि 10 अप्रैल को पहले ही फायरिंग होती है, उसके बाद मार्शियल लॉ आ जाता है, क्योंकि 10 अप्रैल के फायरिंग के बाद लोग जो गवर्नमेंटल होते हैं बिल्डिंग्स, ऑफिशियल्स, उस पर सब पे अटैक करते हैं, पुलिस पे अटैक करते हैं, तो इसके लिए मार्शियल लॉ इम्पोज होता है। उसके कमांडर कौन होते हैं? जनरल डायर। जनरल डायर। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जालियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में होती है, 13 अप्रैल को मार्शियल लॉ इम्पोज होता है, जिसके कमांडर होते हैं जनरल डायर। और उसी टाइम बैसाखी मेला ऑर्गेनाइज होती है जालियांवाला बाग मैदान में। और उसी टाइम बात ये, कुछ लोग आते हैं मेला एंजॉय करने, कुछ लोग आते हैं कि जो भी मेजर्स जो आ रहे होते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, ये लॉ वो लॉ, उस पर बात विचार करने के लिए कुछ लोग आ रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम जनरल डायर एंट्री करता है, और कुछ लोग क्योंकि बाहरी गांव से थे वहां पे समझ नहीं पाए कि आखिर वहां पे मार्शियल लॉ लगा हुआ है या फिर नहीं, उन लोगों को मालूम नहीं था। उन्होंने सारे एग्जिट गेट को ब्लॉक करवा दिया जनरल डायर ने, और ऑर्डर करने का ऑर्डर, मतलब फायर करने का ऑर्डर कर दिया। उसी टाइम 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद ये जब न्यूज आई, बहुत त्रासदी वाली न्यूज आई, और उसके बाद जब ये घटना हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए, तो जनरल डायर के हिसाब से उसने कहा कि ऐसा क्यों किया गया, तो उसने कहा टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। अब बात यह आती है कि इतना हो गया जालियांवाला बाग ट्रेजेडी, ऐसा हुआ। लेकिन इसका जब हो गया, इसके बाद न्यूज क्या हुई, इसके बाद क्या हुई, लोगों सिटीजन्स के अंदर क्या भावना आई। तो बात ये होती है कि जब ये न्यूज फैली, स्ट्राइक्स, क्लैशेस, दंगे फसाद पूरा होने लगा, और उसके बाद पुलिस पे, बिल्डिंग्स पे, मतलब गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स पे अटैक होने लगा। और जैसे अटैक होने लगा तो गवर्नमेंट और ज्यादा मतलब पेचीदा फंसा दिया लोगों को, और रिस्पॉन्ड किया ब्रूटली। क्यों, कैसे किया? तो इसने क्या ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया जो सत्याग्रह के फॉलोअर्स थे उसको। उन्होंने किया, जो गवर्नमेंट थी उन्हें जो लोग थे उनको सड़क पे रेंग कर चलने के लिए कंपेल कर दिया। और उसके बाद सलाम करना होता था, जितने भी सारे लोग थे सबको सलाम करना होता। सो हमने देखा कि कैसे बिल्डिंग्स पे बॉम्ब गिराए गए, और सलाम करने के लिए एक ऑर्डर आ चुका था जितने भी फॉलोअर्स है सत्याग्रह के। और जो वहाँ पे क्रॉस ऑन द स्ट्रीट मीन्स
उसके जो फॉलोअर्स थे उनको सड़क पर रेंग कर चलने के लिए कहा गया था। सो ये सब को देख के महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह को वापस ले लिया था। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि सत्याग्रह तो उस टाइम चल रहा था, ये रॉलेट एक्ट से लड़ने के लिए सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन बहुत छोटे से पैमाने पे, शहर तक, छोटा सा कोई शहर है या फिर छोटा सा कस्बा है वहीं तक बस बात चल रहा था। उसके बाद जो विलेजेस हैं या फिर मतलब होल नेशन में नहीं चल रहा था। इसको होल नेशन में चलाने के लिए महात्मा गांधी ने सोचा कि कभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम साथ हो। उस टाइम उनको एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, और वो कैसे मिला हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि ऑटोमन टर्की हार जाती है, और उस टाइम एक र्यूमर ऐसा फैलता है सिटीजन्स के में कि उनके जो स्पिरिचुअल जो हेड होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, वो थे खलीफा। खलीफा उनका टैग था, वो टैग छीना जा रहा था उनसे, ऐसा एक र्यूमर आया था। कहाँ पे आया था? तो ऑटोमन टर्की के सिटीजन्स में आया था। तो ये बात यह है कि वहां पे खिलाफत कम्युनिटी उन्होंने लॉन्च कर दिया कि हमारा टैग हमसे नहीं छीना जाना चाहिए। और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ, मार्च 1919 में। उस टाइम दो थे यंग, वो एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, ये दोनों भाई थे। ये लोग गांधी जी से लगे विचार करने में, गांधी जी से मिले और इस पे क्या कैसे क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले तो फॉर्म कर लिया था अपने इसको टैग को बचाने के लिए। कौन सा किया था? तो खिलाफत कम्युनिटी उन्होंने फॉर्म कर ली थी। लेकिन अब उस टाइम महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर सत्याग्रह को आगे लेके जाना है रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और इन लोगों को भी अगर खिलाफत आंदोलन को आगे लेके जाना है, तो इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना होगा। इसके लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाला नहीं था। तो ये महात्मा गांधी को ये विचार आया और उन्होंने सबको मना लिया। और उसी टाइम कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, 1920 में सितंबर में। कलकत्ता सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, पक्का आपके मैप्स में ऐसा पूछा जाता है कि कलकत्ता सेशन को आप लोग मार्क कर सकते हो, तो वहां पे अप्रोक्स हमेशा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का 1920 सितंबर में। उस टाइम गांधी जी सबको मना लेते हैं कि इस रोलेट एक्ट से, मतलब इस रोलेट एक्ट को हटाने के लिए और खलीफा का जो टैग है इसको वापस मतलब अपने तरफ लेने के लिए एक ही चीज हो सकता है, उसका हो सकता है नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके लिए बात यह हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे किया जाए। इसके लिए कलकत्ता सेशन में जब महात्मा गांधी ने सबको मना लिया, उसके बाद ये लोग पूरा गर्मी सारे मतलब ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरा इंडिया में भटकते रहे इधर उधर लोगों को अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब बात होते होते फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुई, और वहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना लिया गया। और ये ऑर्डर आया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे ऑल ओवर द इंडिया इसको हमेशा चलाया जाएगा, मीन्स उस टाइम चलाया जाएगा। हमने देखा कि 2 मार्क का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर का यहाँ का और 1 मार्क का यहाँ का। कलकत्ता सेशन कब हुआ था उसको मार्क करो, और नागपुर सेशन में बोल दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से सेशन में हुआ था उसको आप लोग मार्क करो मैप पे। तो ये नागपुर सेशन, यहाँ पे कलकत्ता सेशन, आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम लोग सेकंड इसका जो आएगा लेक्चर, इसमें हम देखेंगे कि आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये लोगों के लिए क्या क्या मायने रखता था, सिटीज में, गांव में, ये सब में हम लोग पर ध्यान देंगे। और दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज put your query in the comment box and we will reply you as soon as possible. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.